नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। हाथरस में दलित बालिका के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाथरस मामले की सुनवाई हुई और इस दौरान पीड़िता के परिवार वालों ने अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। पीड़ित परिवार के साथ साथ अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, डीजीपी एससी अवस्थी और स्थानीय प्रशासन, डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कोर्ट ने एसीएस होम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीएम हाथरस से सवाल किया, जिसके बाद सरकार की तरफ से एएजी विनोद शाही ने विस्तृत जवाब दिया और फिर कोर्ट ने 2 नवंबर को अगली तारीख दी है। लेकिन इन सब के बीच सीबीआई ने जांच अपने हाथों में ले ली है। पहले एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। एसआईटी को 7 दिन का वक्त दिया गया था, फिर यह टाइम 10 दिन और बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई के हवाले कर दी और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। अब सीबीआई के पास कई चुनौतियां हैं। आपने देखा होगा कि सीबीआई को तभी कोई केस मिलता है तब तक वो केस काफी सुर्खियों में रहता है और उसमें यूपी पुलिस हो या जो भी स्थानीय पुलिस होती है तब तक उनके तरफ से कई चूक हो जाती है। सीबीआई के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और कैसे इस पूरे मामले की जांच वो करेगी, क्योंकि इसमें जिस तरीके से शुरुआत में यूपी पुलिस की तरफ से लापरवाही दिखी, पहले मामूली मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया, इसके बाद फिर छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया, 10 दिन बाद फिर गैंग रेप का मामला दर्ज किया गया और जो सबसे बड़ी बात थी, मेडिकल रिपोर्ट वो 72 घंटे के बाद कराई गई। तो ये तमाम वो पेच हैं जिसको लेकर सीबीआई के सामने ये चुनौती होगी कि कैसे वो इस पूरे मामले का जांच करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। क्या चुनौतियां सीबीआई के सामने हैं और इस पूरे मामले में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। एक खबर आई कि भाई 100 करोड़ की फंडिंग हुई थी, यहां पर जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की गई थी। फिर इसके बाद वो जो महिला जो घूंघट के आड़ में लगातार वो पीड़िता की भाभी बन के बयान दे रही थी, खबर में आया कि भाई वो तो बाहर से आई थी और उनका कोई नक्सली कनेक्शन भी है। ये तमाम वो पेच हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाथरस में आखिर हंगामा क्यों है और सीबीआई के सामने चुनौतियां क्या है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका हम परिचय भी आपसे करवाएंगे। लेकिन इसमें देखिए, निर्भया मामले की जो वकील थी वो अब पीड़िता की तरफ से उनका केस लड़ने के लिए तैयार है और जो निर्भया में आरोपियों के वकील थे सिंह साहब, एपी सिंह, वो अब आरोपी पक्ष की तरफ से उनका केस लड़ने को तैयार है। यानी पूरा जो मामला निर्भया वाला है वो आता जा रहा है यहां पे। लेकिन क्या इस पूरे मामले में जांच दूध का दूध वो पानी का पानी हो पाएगा, क्योंकि वहां पे 2 पक्ष हैं। एक पक्ष आरोपियों का है, उनके समर्थन में खड़े हो गए जो लोग कह रहे हैं कि आरोपी निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है, और दूसरे तरफ पीड़िता के लिए तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल और स्थानीय लोग साथ खड़े हैं। लेकिन जब से पीड़िता के गांव में एक बड़ी खबर यह भी है, जब से पीड़िता के घर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया है, तमाम जो पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, गांव के एंट्री पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट पे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, तब से पीड़िता के घर में जो रिश्तेदार रहते थे वो लोग भी नदारत हो गए हैं। तो ऐसे में कई वो पेच हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाथरस के मामले में क्या इंसाफ मिल पाएगा। और जिस तरीके से एक हाथरस की बेटी की मौत हुई और उसमें गैंगरेप का भी आरोप लगा है और अब तो दोनों तरफ से बातचीत उठने लगी। जेल में बंद आरोपी एसपी को चिट्ठी लिखते हैं कि भाई उन्होंने रेप नहीं किया है और पीड़िता के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी, उनकी बातचीत होती थी। और इन सबके बीच एक कॉल डिटेल भी सामने आई जिसमें यह बात सामने आई थी कि पीड़िता के भाई और आरोपी संदीप के बीच काफी लंबी बातचीत होती थी और जिसमें करीब 100 से 150 बार कॉल हुई थी। और यह माना जा रहा था कि जो पीड़िता का भाई है उसका मोबाइल उसके भाभी के पास रहता था, यानी भाभी के मोबाइल से पीड़िता संदीप के साथ बात करती थी, यानी दोनों में दोस्ती थी। इसमें एक खबर यह भी है कि करीब 14-15 साल पहले दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। 4-5 साल तक चले मुकदमे के बाद दोनों में सुलह हो गई थी। ये वो तमाम पेच हैं जिनको जोड़कर देखना जाएगा और सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी। लेकिन राजनीति चरम पे है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी लोग जा रहे हैं और वहां पे जम के अब राजनीति हो रही है। अब सवाल यह भी है कि क्या इसको यूपी और बिहार विधानसभा चुनाव से भी देखा जाए जोड़ के, क्योंकि दलित वोट बैंक का भी मामला है और दोनों तरफ से एक सवर्णों का गुट बन गया, एक दलितों का गुट बन गया। और जिस तरीके से एक खबर आई कि करीब 100 करोड़ रुपए फंडिंग हुई है जो जातीय उन्माद पैदा करने की, तो क्या वाकई उसमें सफलता मिली है? क्या वाकई जो है जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई हाथरस के मामले में? ये तमाम वो चीजें हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। दिया है, हमने एफिडेविट फाइल किया
और पीड़ित परिवार के जो परिजन हैं उनसे न्यायालय ने उनका पक्ष जाना। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं एसीएस होम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है, डीएम हाथरस से पूछताछ किया है। 2 नवंबर की डेट फिक्स की है आगे की, और 2 नवंबर को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और स्पेशल सेक्रेटरी होम को आने के लिए कोर्ट में कहा है। बाकी किसी का आने की आवश्यकता नहीं है। जो डिटेल्ड ऑर्डर कोई होगा तो आ जाएगा। और कोर्ट ने काफ़ी हार्ड लैंग्वेज में उनसे बात की कि आखिर आप अगर लॉ एंड ऑर्डर आपको लग रहा था फेल हो रहा था तो आप ज़्यादा फोर्स बुलाते, जबकि मेरा मानना है, वहाँ पर हम सभी ने वीडियो देखे कि करीब 200 से 300 पुलिस के लोग थे, और जो वहाँ के आम पब्लिक थी, जो परिवार फैमिली रिलेटिव्स थे, वो करीब 50 से 60 लोग थे। 50-60 लोगों को क्या 200-300 पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती थी? आप रात भर उनको रोकते, 2-3 घंटे की बाद सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता। तो ये बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, और 2 नवंबर की डेट है, राज्य अपना पक्ष रखे। तो अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने इस पूरे मामले में फटकार भी लगाई सरकार को भी और हाथरस प्रशासन को कि भाई बिना परिवार वालों के मर्जी के आपने उनका अंतिम संस्कार कैसे कर दिया, क्योंकि इसी को लेकर एक याचिका लगाई गई थी जिस पर सुनवाई हुई। अब 2 नवंबर को डेट है, लेकिन अब जिस तरीके से सीबीआई ने पूरी जांच अपने हाथ में ली है, सीबीआई के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, देश की जान। पीएम मोदी के आह्वान पर सब एक साथ। कि 21वीं सदी भारत की हो, कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आपदा में अवसर मतलब हर हाथ में काम। देश में आत्मनिर्भर विजन का बढ़ता क्रेज। वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल। नेशनल वॉइस की विशेष मुहिम। नरेंद्र मोदी जी का सपना वो है हमारा अपना। तो ये जो सपना है, सपना पूरा करने के लिए जरूर हम सब लोग कोशिश करेंगे, लेकिन अभी कोरोना को थोड़ा डाउन करने की आवश्यकता है। गरीबी रेखा से जब हम ऊपर उसको उठाएंगे तो वो आत्मनिर्भर की ओर जाएगा। हम सबका दायित्व, हम सबका फर्ज है कि देश आत्मनिर्भर कैसे बने। 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की जो परिकल्पना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजपथ में बात हो रही है कि हाथरस मामले में अब सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने एसआईटी से जो रिपोर्ट थी वो अपने आप ले लिया और अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, क्योंकि चुनाव से भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है। कई पेज इसमें आई, इसमें एक भाभी आई, उनको लेकर भी कई सवाल हुआ। 100 करोड़ की फंडिंग का मामला है कि जाति उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है और अब यह मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया। इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। परिचय करवा दें हमारे जो मेहमान हैं। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से बीजेपी के नेता संदीप द्विवेदी जी हैं, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष शर्मा ऋषि जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से के पांडे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। के पांडे जी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले संदीप जी आपके पास आएंगे। देखिए, हाथरस को लेकर खूब हंगामा हुआ और जिस तरीके से पुलिस ने योगी सरकार की किरकिरी करवाई, पहले तो भाई एक मामूली मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, 72 घंटे के बाद मेडिकल करवाई गई और अब सीबीआई जांच शुरू हो चुकी। सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जैसे हमने आरक्षी का मामला देखा, तमाम ऐसे जो बड़े मामले हमने देखे, उसमें होता यही है कि तब तक जो लोकल पुलिस होती है वो केस इतना बिगाड़ देती है कि सीबीआई के पास करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो इस पूरे मामले में हम क्या उम्मीद करें कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा? देखिए, पहले इस मामले में मैं आपको एक जानकारी दे दूं, शायद जिस पक्ष को आप भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं।
कि पहली जो एफआईआर हुई थी उसमें किसी भी तरीके से कहीं भी रेप की बात नहीं की गई थी। और एफआईआर जो लिखाता है वो पुलिस नहीं लिखती है, बल्कि पीड़ित या तो खुद लिखवाता है या उसको वन वर्ड रिलेटिव लिखाता है। तो धाराएं जिस हिसाब से लिखेंगी मेडिकल जांच उसी तरीके से होगी। आपने रेप की संभावना व्यक्त नहीं की, आपने रेप के आरोप नहीं लगाए, आपने रेप की धाराएं नहीं लगाई, तो मेडिकल होने का कोई औचित्य नहीं बनता। अब रेप आया कहां से सीन में, इस पे भी अगर आप थोड़ा ध्यान डालिए। अभी बीच में कांग्रेस के एक नेता का ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे पीड़िता के पिता से कि 50 लाख रुपए जब तक आपको मुआवजा ना मिले तब तक आप जिद पड़े रहिए और रेप ही कहिए, इसके अलावा और आप कुछ मत कहिए। जब चौथे दिन या तीसरे दिन जब वो कांग्रेस के नेता की मुलाकात होती है पीड़िता के पिता से, उसके बाद से सीन में फिर से ट्विस्ट आता है। उसके बाद पीड़िता के पिता फिर जाते हैं, एफआईआर दोबारा से चेंज करवाते हैं और उसमें फिर रेप की धाराएं जुड़वाते हैं। जैसे ही वो रेप की धाराएं जुड़वाते हैं, पीड़िता का अगर आप देखिए मेडिकल तुरंत हुआ। इसके बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज में जहां उसका चेकअप हुआ वहां मेडिकल हुआ। इसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी रेप के एंगल से उसका पोस्टमार्टम हुआ और उसके कपड़े जब लैब भेजे गए उसमें भी इस एंगल को देखा गया कि इस लड़की के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ। तीनों रिपोर्ट्स में कहीं भी रेप का जिक्र नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ग्राउंड पे देखिए, जहां पीड़िता पड़ी थी, जहां पे उसके साथ ये घटना हुई थी, वहीं पे उस पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो और उसकी मां क्लियर इस बात को कह रही थी कि हमारा आपसी विवाद था और जिस पक्ष से विवाद था उन्होंने आके हमारे साथ मारपीट की और हमारी लड़की की गर्दन तोड़ दी। उन्होंने भी फर्स्ट हॉस्पिटल में जब वो गई तब भी पीड़िता का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें भी उसने यही बात कही कि हमारे साथ मारपीट हुई, किसी भी तरह से रेप नहीं हुआ। बेसिकली है क्या, देखिए मैं आपको हाथरस को लेकर क्लियर बता दूं कि यहाँ पे जिस तरीके से नक्सल और टेररिज्म का कनेक्शन एक निकल के आया है, वहां पे सूट करता है नक्सल टेररिज्म इसमें। नहीं देखिए, अब भाभी जी थी नक्सल, क्या उस पीड़िता की भाभी थी? क्यों आज तक गायब है? क्यों जब से वहां पे पुलिस सीरियस हो गई? वो तो आगे मीडिया में एमपी में बोली कि नहीं मैं दूर के रिश्तेदार हूं, मैं गई थी। नहीं, कौन से दूर की रिश्तेदार है? क्या मतलब पाकिस्तान तक दूरियां चली गई थी क्या रिश्तेदारी की, या नक्सल बेल्ट तक चली गई थी? कौन से दूर की रिश्तेदार थी? आज तक ये समझ में खुल के नहीं आया सामने। और दूर के रिश्तेदार इतने नजदीक कब से चले गए कि उन्हें पता चल गया कि रेप हुआ था? क्या वो उस इंसिडेंट पे वहां थी? वो सिर्फ और सिर्फ एक नक्सली और एक कांग्रेस का टेरर फंडिंग का कनेक्शन था। वो भी क्यों था उसका भी हम कारण बता दें। जिस तरीके से भी रिसेंट जो संसद में सत्र चला था उसमें मोदी जी ने टेरर फंडिंग और विदेशी फंडिंग पर नकेल कसी थी, चाहे वो एफसीआरए की बात हो, चाहे टीजी और 12A की बात हो, या अदर तरह की फंडिंग को लेके जिस तरीके से सरकार ने नकेल कसी थी। तो जो लोग विदेशी फंडिंग की दलाली कर रहे थे और उस फंडिंग पर यासियां कर रहे थे इस देश को जला के, उनके ऊपर कहीं ना कहीं सीबीआई जांच शुरू हुई है, इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि पेच बहुत सारे हैं इसमें। देखिए सीबीआई जांच को लेकर मैं बता दूं, जिस दिन योगी जी ने कहा था कि हम सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट दोनों के लिए तैयार हैं, क्यों उस दिन उसके पिता मना करने लगे? लेकिन फिर भी क्योंकि योगी जी नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से कहीं भी किसी भी तरह का मैनिपुलेशन हो और अपराधी किसी भी तरीके से बचें, उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि जिन्होंने इस अपराध को इस अपराध को अंजाम दिया है उनको हम नेस्त नाबूद कर देंगे। और आज सीबीआई अपना काम कर रही है, उसमें किसी भी तरीके से किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई और इसमें नार्को टैक्स तक का प्रावधान की वकालत की है योगी जी ने। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होगा और वो लोग जो कहीं ना कहीं इस घटना पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, आज चुपचाप घरों में बैठे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये जो नक्सल कनेक्शन है अब उनके घर तक आंच आ सकती है। के पांडे जी, कहीं कहीं इशारा आपकी तरफ है और जिस तरीके से सीबीआई ने जांच शुरू कर दी, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा? क्योंकि आप तो आपके नेता कह रहे हैं कि भाई मुझे सीबीआई भरोसा नहीं है, आप इसकी न्यायिक जांच करवाएं। लेकिन जिस तरीके से अभी बीजेपी के नेता ने कहा कि इसमें जो नक्सल वाली भाभी जी आई थी और जो एक कांग्रेस के नेता का ऑडियो वायरल हुआ था, कहीं न कहीं कांग्रेस की संलिप्तता इस पूरे मामले में है। के पांडे जी जाना चाहता, लेकिन वहां कांग्रेस की संलिप्तता का सवाल है। वहां कांग्रेस क्या उस लड़की के साथ बलात्कार नहीं, क्या लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन आ जाएगा? के मुताबिक आप जो है क्या उसके बारे में क्या आप मतलब क्या वो गलत माना जाएगा? दूसरी चीज, क्या वह रात को 2:30 बजे किस कानून और किस धारा और किस हिंदू संस्कृति के तहत जलाई गई? क्या वह अभी किसी नेता ने आके जोगी जी से कहा? हाई कोर्ट में जोगी जी ने जो बयान हल्फी उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगाए उसमें 2:30 बजे रात को जलाने को उन्होंने स्वीकार किया है। तो मेरा तो सीधा इनकी लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना, मेरा सिर्फ इतनी कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि यह 2:30 बजे रात को हमने जलाया,
हाँ। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी गलती को स्वीकार करती है। तो जो भी संलिप्त हो उत्तर प्रदेश की सरकार उनके खिलाफ FIR दर्ज कराए, चाहे वह मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता भी क्यों ना हो। के पांडे जी, देखिए संदीप जी बोल रहे हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता का ऑडियो वायरल हुआ था और कहीं न कहीं जो भाभी जी थी वो आपसे ही संबंधित बता रही है, आपकी पार्टी से से नहीं होगा ना। आप तो एंकर हैं, आपको भी तो पत्रकारिता करते हैं, कुछ तो ज्ञान होगा। हाँ, तो सवाल, मेरा काम सवाल करना, मैं ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आप लोगों से ज्ञान लेता हूं। आप ये बताएं, जो आरोप संदीप जी में लगाए उसका आप उस पे आप जवाब दें कि भाई एक ऑडियो कांग्रेस नेता का वायरल हुआ था, भाई 50 लाख से नीचे काम करना मत। और अभी जो संदीप जी कह रहे हैं कि इसलिए 2:30 बजे रात में संस्कार हुआ था क्योंकि वहां पर जाति उन्माद फैलाने की पूरी प्लानिंग थी। जगदीश जी, पूरी बात अगर हो जाती तो सारे सवाल के जवाब आपके आ जाते। दो ही तो मेरे प्रश्न है जी। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगर बयान हल्फी कोर्ट में दी है, हाँ। तो उत्तर प्रदेश की सरकार जब बयान हल्फी दी है तो कौन कौन अधिकारी और मंत्री शामिल है जो 2:30 बजे रात को जलाते हैं बालिका को, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। अच्छा। और अगर विदेशी फंडिंग का मामला आ रहा है तो मेरा सरकार से सिर्फ इतना कहना है कि जिन जिन देशों से फंडिंग हुई है, मोदी जी उन देशों से दोस्ताना रिश्ता समाप्त करे। हम सरकार के साथ हैं, उन देशों से आप दोस्ताना रिश्ते समाप्त करो, उनसे गलबहियां बंद करो। जो लोग भी हमारे देश में आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। और 2 लाइन की बात है, किसी कांग्रेसी नेता का 50 लाख का वीडियो वायरल नहीं हुआ है। यह भाजपा के IT सेल के सारे करामात है। ये भाजपा का संदीप जी जवाब दीजिए। नहीं, रिपब्लिक टीवी ने जो वीडियो स्ट्रिंग किया था क्या गलत था? पूरे दिन रिपब्लिक टीवी ने वीडियो स्ट्रिंग चलाया था, आपके किसी नेता ने एक भी बयान दिया? और क्यों भाजपा की IT सेल को बदनाम करते हो? आपके नेता खुलेआम कहते हैं कि 50 लाख जब तक न मिले तब तक बलात्कार की बात पड़े रहना, कब तक अपने पापों को छुपाते रहेंगे? और क्या राजीव गांधी फाउंडेशन को जो इंक्वायरी चल रही है दलाली की और विदेशी फंडिंग करके देश को तोड़ने की, क्या वो गलत चल रही है? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन और कनेक्शन उनके सामने नहीं आ रहे हैं? आप बताइए, अरे विदेशी फंडिंग के दलालों को नहीं छोड़ा जाएगा जो देश को सरकार से अभी तो याद राहुल गांधी, जिस पार्टी ने बलात्कार के आरोपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के बैठाया हो वो क्या समझेगी बलात्कार कितना कदर और रोज बलात्कार की बात करती है? अरे आपके मुख्यमंत्री तो बलात्कार जिसके साथ हुआ है उस बच्ची से ही बयान करते हैं कि हम तो मर्जी से गए बलात्कार करवाने। अरे सरकारी चाहिए, हाथ रख पे रोटियां सेकने वाले राजस्थान में अपने गिरबान में झांक लेते। आपके राजस्थान में खुलेआम लोग जले जा रहे हैं। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद हो जाता है, प्रियंका गांधी की जबान बंद हो जाती है, कांग्रेस नेताओं के मुंह सिल जाते हैं। अरे अपने प्रदेशों में देखिए अपराध में नंबर 1 पे है राजस्थान, लेकिन एक शब्द नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक नीति नहीं सकेगी। अरे नाचों के कब तक राजनीति करेंगे आप लोग? सुधर जाओ, जनता ने आपको 30 वर्ष वोटा है, 30 अगर इस तरीके से आप लोगों ने अपनी अपनी बात रख ली। संदीप जी और के जी आप लोगों ने अपनी अपनी बात रख ली। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष शर्मा ऋषि जी हैं। ऋषि जी देखिए, दोनों पार्टियों को आपने सेक लिया, सब देख लिया और दोनों अपने अपने तरीके से बात रख रही हैं। एक कह रहे हैं भाई साजिश हुआ, एक कह रहे हैं नहीं भाई आप जो विदेशों से गलबैया कर रहे हैं। लेकिन हाथरस की बेटी के साथ जो कुछ भी नाइंसाफी हुई, सीबीआई जांच की अनुशंसा जब सीएम ने की उस पर भी सवाल उठाए गए कि भाई हम नार्को नहीं करवाएंगे, सीबीआई नहीं करवाएंगे, न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो अब जिस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी, क्या आपको लगता है कि जो चीजें हुई, जो यूपी पुलिस की बात सामने आई कि भाई पहले FIR में ये था, दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ, इसके बाद SIT जांच हुई और अब सीबीआई, तो क्या लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा पीड़िता को? देखिए, जो भी बात सामने आ रही है उसमें मुझे जो चीज समझ में आती है वो ये है कि सीबीआई जांच एक ब्रह्मास्त्र की तरह है किसी भी सरकार के लिए। केंद्र में कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो ब्रह्मास्त्र की तरह जो है उसका इस्तेमाल करती है। जहां पर भी सरकार घिरने लगती है वहां पर वो आते हैं सामने और कहते हैं कि हम सीबीआई जांच करेंगे। दूसरी चीज है कि पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूं कि नार्को टेस्ट पीड़ित का होने वाला है। तो मुझे चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो पीड़ित का नार्को टेस्ट कराने के बाद क्या संदेश देना चाह रहे हैं। इसके बाद मैं एक बात और भी बताऊंगा आपको कि सीबीआई जांच की बात जो हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, सीबीआई जांच करेगी, सारी चीजें सामने आएंगी, कौन पक्ष में था, कौन विपक्ष में था, किन लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाया। लेकिन क्या सीबीआई सही तरीके से वो जांच को आगे बढ़ा पाएगी? क्या उसे वो सबूत मिल पाएंगे अभी तक?
और अच्छा, ये दो इसमें आपको ये भी चिंता होगी कि जो 72 घंटे बाद मेडिकल रिपोर्ट जांच कराई गई है, तो वो जो गैंगरेप वाले पुष्टि उसमें भी संशय है कुछ? जी हाँ, बिल्कुल उसमें भी संशय है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से एफआईआर हुई है, क्योंकि एफआईआर में भी ये होता है ना, जिस तरह से एफआईआर कराई जाती है उसी हिसाब से मेडिकल किया जाता है। तो जो बातें ये सामने आ रही हैं कि गैंगरेप की पहली बार में पुष्टि नहीं हुई थी, तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी जो है वो जो जांच हुई होगी उसमें इस तरह की कोई चीजें सामने आई होंगी। तो इसमें सीबीआई को निश्चित तौर पर ही दिक्कत आने वाली है। तो सीबीआई की क्या क्या चुनौती आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसमें? देखिए, मेरे हिसाब से सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि वो सबूत कैसे इकट्ठा करेगी। दूसरी चीज ये है कि उसकी जांच को प्रभावित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये फिलहाल तो नहीं कह सकते, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस तरह से काम कर रहा है कि सीबीआई को मुश्किल होने वाली ही है। चलिए, बड़ी बात आपने बोल दी कि सीबीआई को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2-3 हर बार कुछ अलग अलग एंगल आ रहा है। फंडिंग का एंगल आ रहा है, नक्सली भावी का एंगल आ रहा है, और जिस तरीके से कोर्ट तक मामला पहुंच गया और ये सवाल हुआ कि भाई आपने 2:30 बजे रात में क्यों अंतिम संस्कार किया जो हिंदी रीति के विरोध में जाके, ये तमाम वो पॉइंट है। और जिस तरीके से सीबीआई जांच को लेकर क्या मुश्किलें आएंगी, ऋषि जी ने बताया, उन पर भी हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, देश की जान। पीएम मोदी के आह्वान पर सब एक साथ। कि 21वीं सदी भारत की हो, कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आपदा में अवसर मतलब हर हाथ में काम। देश में आत्मनिर्भर विजन का बढ़ता क्रेज। वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल। नेशनल वॉइस की विशेष मुहिम। नरेंद्र मोदी जी का सपना वो है हमारा अपना। तो ये जो सपना है, सपना पूरा करने के लिए जरूर हम सब लोग कोशिश करेंगे। लेकिन अभी कोरोना घर में आएंगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाथरस में जिस तरीके से गैंगरेप और फिर हाथरस पीड़िता की मौत होती है, उसको लेकर योगी सरकार घिर गई है, क्योंकि उसके बाद एक के बाद एक ऐसे कई रेपी घटनाएं राज्य में हुई, जिसको लेकर सरकार के ऊपर सवाल उठने लगे। हाथरस के बाद बलरामपुर में, भदोही में, आजमगढ़ में, कानपुर में, और आज भी 2 जगह से रेपी खबरें आई, जिसमें 5 साल से 7 साल तक की बच्चियों तक की रेपी खबरें आई हैं। लेकिन सवाल इस पे ये उठता है कि क्या, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि उपचुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव है, क्या इसको देखते हुए चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष अपने हिसाब से इसमें पॉलिटिक्स कर रहा है? क्योंकि आप देखिए, बलरामपुर में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी होड़ नहीं करते हैं जाने के लिए। वहां पे जब काफी हो हल्ला होता है, मीडिया सवाल उठाती है, तब आराधना जी को वहां पे भेजा जाता है। आजमगढ़ और भदोही और कानपुर में तो कोई पहुंचता भी नहीं नुमाइंदा। अब सवाल ये हो रहा है, क्या सहूलियत की राजनीति हो रही है? और ऐसे में जब सहूलियत की राजनीति होगी, वोट बैंक के हिसाब से राजनीति होगी, तो क्या पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा? संदीप जी, सवाल आपसे यही रहेगा कि अब देखिए,
अब चीजें, जैसे आपने कहा कि भाई राजस्थान का मामला है तो वहां राहुल जी नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि चाहे वो राजस्थान की पीड़िता हो, चाहे बलरामपुर की हो, चाहे हाथरस की हो, चाहे आजमगढ़ की हो, पीड़िता होती है ना, उसका कोई जात होता है ना धर्म होता है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन क्या आप इंसाफ जात धर्म के नाम पे होगा और जात धर्म के नाम पे ही चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष उस पे अपने कमेंट करेंगे और उसको इंसाफ दिलाएंगे? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं योगी जी की सरकार में चाहे कहीं भी कोई भी क्राइम की घटना हो, सरकार बहुत एग्रेसिवली और एक्टिवली काम करती है और पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर है कि आरोपी समय रहते ही जेल के अंदर हो जाते हैं, उन्हें भागने का मौका नहीं मिलता। राजस्थान के केस में आप देखिए अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि खुली छूट उन्हें दे दी गई जिस तरीके से पीड़ितों के बयान बदलवाए गए। यूपी में अगर आप देखिए हाथरस के केस में राहुल गांधी के मुंह खोलने से पहले आरोपी जेल के अंदर थे, जबकि यहां तक कि एक आरोपी के बारे में यहां तक कहा गया कि वो एक हफ्ते से अपने घर ही नहीं आया था, वो किसी डेयरी पे काम करता था और वहां के 20-25 लोगों ने इस चीज की गवाही दी और सीसीटीवी ने भी प्रूव किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पुलिस को लगा कि आरोपी क्योंकि उसमें बनाया गया है कि इसमें एफआईआर में उसका नाम है, तो पुलिस ने उसको जेल में रखा। इसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसका क्या करना है। देखिए यहां पे क्या है कि राहुल गांधी हमेशा अपनी सहूलियत की राजनीति करते हैं। जब तक वो पीड़िता हॉस्पिटल में थी, सफदरजंग से राहुल गांधी का घर कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को समय नहीं मिलता कि उसके हालचाल पूछ लेते या एक ट्वीट कर उसको सांत्वना दे देते। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है, जैसे ही इनका नक्सली कनेक्शन जाल बिछ जाता है, जैसे इनकी फंडिंग का जाल बिछ जाता है दंगा भड़काने के लिए, 5000 लोगों के साथ कूच कर देते हैं कोरोना जैसे समय में कि हम पीड़िता से मिलने जा रहे हैं। अरे 5000 लोगों को लेके आप कौन सा पीड़िता का सवाल बांटने जा रहे हैं? जब वो अलीगढ़ में भर्ती थी तो उसको रेफर किया गया, जाना चाहिए था एम्स में, तो आपने सफदरजंग में भिजवा दिया। सवाल तो इस पे भी उठ रहा है। नहीं देखिए, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे कि किसको कहां रेफर करना है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर ने जो डिसीजन लिया अपने हिसाब से उसने सही डिसीजन लिया। भाई ये मेडिकल का सब्जेक्ट है कि कौन से हॉस्पिटल में उसको कहां समय से और अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है, उन सबका एक प्रोसीजर होता है। ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो अपोलो जानी चाहिए, प्राइवेट जाना चाहिए, गवर्नमेंट जाना चाहिए। वो अपने सिस्टम से डॉक्टर डिसाइड करते हैं और कहीं ना कहीं वही डॉक्टर्स ने किया और उसको समय से ट्रीटमेंट भी मिला। हालांकि दुर्भाग्यवश उस बेटी की डेथ हो गई, लेकिन कम से कम राहुल गांधी को यह तो सोचना चाहिए था। जब आपके राजस्थान के 12 में घटना होती है, आपका मुंह बंद हो जाता है। आजमगढ़ में दलित लड़की को जिंदा जला दिया जाता है रेप करके, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय के लड़के थे, आपका मुंह बंद हो जाता है। अरे आपके कार्यालय में एक महिला एक आपके विधायक के ऊपर आरोप लगा देती है कि बलात्कारी को आपने टिकट दे दिया, तो आपके लोग घेर के उसको ऑफिस के अंदर मारते हैं। उसमें ना राहुल का ट्वीट आता है ना प्रियंका का ट्वीट आता है। आप क्या बेटियों की बात करेंगे? और राहुल गांधी आज तक सुकन्या देवी और उसके बाप का पता नहीं है। सपा की सरकार थी यूपी में और केंद्र में थी कांग्रेस, कहां गई सुकन्या देवी, कहां गए उसके बाप, जो कि अपने पूरे जीवन कांग्रेस की अमेठी में सेवा करते रहे। उस पर दो शब्द नहीं बोलेंगे। जो व्यक्ति खुद रेप के आरोपों में घिरा रहा हो, वो क्या किसी रेप पीड़िता को न्याय दिलाएगा? जो व्यक्ति सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गिद्धों की तरह लाशों के पीछे भागता हो, उस व्यक्ति से क्या देश की जनता उम्मीद लगाएगी? ये सिर्फ और सिर्फ गर्त में जाने की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए अभी भी समय है, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, लाशों की जगह मुद्दों की राजनीति करना शुरू कर दें, वरना आज तो अमेठी छोड़ा है। चाहे केंद्र में हो चाहे यूपी में हो, आपने कहा था कि हम आएंगे तो अपराधी जेल में होंगे या जहन्नुम में होंगे। आपने कहा कि भाई बेटियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी। आपने एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया। एंटी रोमियो क्या कर रहा है? पार्क में जो प्रेमी युगल बैठते हैं उनको डंडा मारते पीछे जाके। आखिर क्यों रेप की घटनाएं बढ़ रही यूपी में? क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए, रेप की घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। हालांकि अगर आप देखिए 70 साल के शासन में पहली बार किसी सरकार ने डिसीजन लिया कि रेप जैसे केस पे क्या नाम मृत्युदंड का प्रावधान है वो सरकार लेके आई, वरना कांग्रेस तो मृत्युदंड तक का प्रावधान लेके नहीं आ पाई। सरकार ने डिसीजन लिया और कहीं ना कहीं सरकार इस चीज में भी सुधार कर रही है कि फास्ट ट्रैक बना के कैसे जल्दी से जल्दी इनको लटकाया जा सके। कुछ बीजेपी शासित राज्यों ने इस पे काम भी किया और जो भी रेप पीड़ित है उन्हें जितनी जल्दी हो सकता है सरकार उनको सजा देकर उनको लटकाने की कोशिश करती है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से देखिए सवाल यही है, केके जी देखिए सवाल यही है, चाहे पीड़िता की बेटी हो, चाहे बलरामपुर की बेटी हो, चाहे आजमगढ़ की हो, चाहे वो भदोही हो या कानपुर की हो, क्या अब यही होगा कि राजनीतिक पार्टियां जात धर्म मजहब देखकर उसके पास जाएंगी, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगी? क्योंकि भाई पीड़िता तो पीड़िता है, इंसाफ उसको मिलना चाहिए। लेकिन क्या आप राजनीतिक दल चाहे सत्ता पक्ष को या विपक्ष, हम सबकी बात कर रहे हैं, सहूलियत के हिसाब से आप लोग जाएंगे, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे? भाई हाथरस में जब रोक लगी थी तो डीएनडी कूद के अकेले पैदल भागने की आप होड़ कर रहे थे, लेकिन बलरामपुर आजमगढ़ क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? ऐसे इंसाफ दिलाएंगे आप लोग? सबसे पहले तो एक बात बताऊंगे, जो भाजपा के प्रवक्ता ने जिस तरह से बात किया है, हाँ, जिस दिन गुजरात से बलात्कार के मुद्दे पर जिस तरह से इन्होंने अमेठी की बात छीनी है,
या बदतमीजी की भाषा जिस तरह से टीवी चैनल पर बोले हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। अगर मैं शुरू करूंगा गुजरात के बड़ौदा से, उस दिन करना जिस दिन आप सुकन्या देवी का पता ढूंढ के ले आओ, इसके पहले निंदा करने की जरूरत नहीं है। आप आरोपों से बच सकते हो, आप कोर्ट को आईना दिखा सकते हो, लेकिन हकीकत को नहीं। आज बताइए सुकन्या देवी कहाँ है, आप बताइए उसके पिता कहाँ है। उसके पिता ने पूरे जीवन कांग्रेस की सेवा की थी, क्या किया कांग्रेस ने उनके साथ? आज तक उनकी लाश तक नहीं मिली है, जिंदा है या नहीं ये पता नहीं है, और आप निंदा करते हैं। अरे कब तक निंदा करते रहेंगे? कभी मुद्दों की राजनीति करिए, निंदा करने से देश नहीं चलता, देश हकीकत से चलता है, देश लोगों के साथ खड़े होने से चलता है, देश जनता के दुख दर्द बांटने से चलता है। सोनिया केके जी बोलिए, केके जी बोलिए। आपके चैनलों में गए गुजरे आते हैं तो मैं इस चैनल पे डिबेट पे नहीं आता। नहीं गए गुजरे और कब जानकार इस चैनलों पे आते हैं। अरे केके जी, आप अपने तर्कों से इनका जवाब दीजिए। आप देखिए डिबेट में आप भी आरोप लगाते हैं, भी आरोप लगा रहे हैं, आप तर्कों से जवाब दीजिए। जो सवाल उन्होंने उठाया उसका आप जवाब दीजिए। को यह मुकदमे वापस लेते हैं। इतने गए गुजरे दल के ये आदमी है जो बात कर रहा है, ये अभी बात कर रहा है नार्को टेस्ट बता दीजिए कभी पीड़ित का हुआ था? उत्तर प्रदेश की सरकार पीड़ित का नार्को टेस्ट कर पा रही है? अभी हाई कोर्ट से फटकार भी दी है उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा देने के बाद। सफाई दे रहे थे आरोपियों को। आप बताइए, नहीं पीड़ितों से आपने बहन तो जबरदस्ती रेप करवाने के लिए आएगी और फिर जानबूझ के अपनी वीडियो बनवाएगी, FIR दर्ज करवा के डीएम को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? जोगी जी का कुछ विशेष उनके साथ जो है लगाव है? आखिर हाथरस का कप्तान सस्पेंड किया जाता है, हाथरस के डीएम को कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अंजलि जी ये बताता है। और इनके जो बलात्कारी सांसद, बलात्कारी विधायक, उनके मुकदमे वापस लिए जाते हैं। कहां गए साक्षी महाराज, नित्यानंद जी कहां गए जिनके मुकदमे वापस लेते हैं? ऐसा आदमी को बात करने की तमीज नहीं है। एक चैनल पे, एक महत्वपूर्ण चैनल पे बैठ के जिस तरह की हल्की और घटिया स्तर की बात कर रहा है। क्या उन्होंने ऐसा बोला? घटिया हरकत कर दी? आपके पास साक्ष्य नहीं है तो क्यों आप व्यक्तिगत टिप्पणियों पे आ जाते हैं? अरे हिम्मत नहीं है तो डिबेट में मत आया कीजिए, वरना जानकारी लेके आया कीजिए। देखिए यहाँ देखिए गुजरात से गोरखपुर तक की जब घटना बताऊंगा तो कौन किस केस में हस्तक्षेप था, किन केसों में, तो पता लगेगा। देखिए आ रहे हैं ऋषि जी को डिबेट में आते हैं। ऋषि जी देखिए यही बात होती है। मैंने एक सीधा सवाल किया था कि क्या अब आ रहे हैं के पांडे जी, आ रहे हैं, आप भी आरोप लगाते हैं, ये भी आरोप लगाते हैं। तर्कों से आप अपने तर्कों से इनके आरोप को खंडन करिए और डिबेट की भाई एक गिरे हुए इंसान से मैं बात करने बैठा हूं इस चैनल पे। एक अब नहीं, अब पर्सनल नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाथरस के पीड़िता को इंसाफ की बात हो रही है, लेकिन आप लोग तो अपनी राजनीति चमका। ऋषि जी, अब ऐसे नेताओं से हम क्या उम्मीद करें? भाई हम ये बात कर रहे हैं कि क्या हाथरस की पीड़िता हो, चाहे वो राजस्थान की पीड़िता हो, आजमगढ़ की पीड़िता हो, कानपुर की पीड़िता हो, क्या अब उनकी जात और धर्म आ रहा सर? वरिष्ठ पत्रकार को हम अब चर्चा में लाते हैं क्योंकि आप लोगों ने अपना समय गंवा दिया 20 मिनट में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का। ऋषि जी, क्या इसी वजह से जो भी पीड़िता हो, चाहे वो निर्भया रही हो, चाहे अभी हाथरस की पीड़िता हो, चाहे आजमगढ़ की पीड़िता हो, चाहे कानपुर की हो, चाहे भदोही की हो, इंसाफ मिलने में देरी इसीलिए होती है क्योंकि आपस में ही लोग जो है गुत्थम गुत्था करते रहते हैं। भाई मैं बढ़िया, तुम बेकार, इस तरह की आरोप वजह से ही क्या अभी तक ये लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा पीड़िता लोगों को? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पीड़िता के न्याय के लिए संघर्ष हो रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में यह भी देखना चाहिए कि हाथरस जैसे मामले यूपी में और जगह भी हुए हैं। आप जितना दम, जितना जोर यहाँ पर हाथरस के लिए लगा रहे हैं, खास करके कांग्रेस और सपा, उतना ही जोर उन्हें और बाकी जगह भी लगाना चाहिए, क्योंकि वो बेटियां भी हमारी अपनी बेटियां हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना कि हम जाति धर्म विशेष संप्रदाय को देखते हुए जो है चीजों को अपने हिसाब से सेट करें कि हमें वहां जाना है, वहां नहीं जाना है, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। एक चीज और आशीष जी, मुझे याद आ रहा है जब बिहार पिछला वाला चुनाव था तो उस वक्त मोहन भागवत जी ने कहा था कि भाई आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। लालू जी ने इस वक्तव्य को हाथों हाथ लिया और ऐसी एक लहर चली कि सत्ता में वापसी उनकी हो गई। तो आपको लगता है कि यहां पर जिस तरीके से उपचुनाव होना है और बिहार विधानसभा चुनाव होना है, हाथरस का मामला दोनों पार्टियों, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, और खासकर विपक्ष के साथ एक बड़ा हथियार लग गया है? बेशक विपक्ष के लिए ये आ रहे हैं?
बेशक राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के लिए बहुत बड़ा हथियार है और विपक्ष चाहता है कि वो किसी तरह से ये मुद्दा भुना ले। वो यहां पर बीजेपी को घेर रहा है, साथ में राष्ट्रीय स्तर पर भी वो बीजेपी को ही घेर रहे हैं, जबकि राजस्थान में भी वही होता है, छत्तीसगढ़ में भी वही होता है। उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? आपकी राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वहां पर जाके क्यों कुछ नहीं बोलता है? उसके मुंह से उसकी आवाज क्यों नहीं निकलती है? ट्विटर पे जाके ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए ना। अच्छा, एक चीज और आशु जी समझना चाहेंगे, हम लोग निर्भया के मामले को एग्जाम्पल सेट करते हैं। निर्भया के जो भी आरोपी थे, दोषी थे, उनको जेल में लाया गया। अभी जब उनको फांसी दी गई, उसके पहले इस 8 साल की लड़ाई में तमाम ऐसे लोग खड़े हुए, बड़े बड़े लोग, बड़े नेता, बड़े वकील खड़े हुए कि नहीं भाई, इनको फांसी नहीं देनी चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे। हर दूसरे दिन, हर दिन में कम से कम 2 से 4 घटनाएं रेप की आ रही सामने, और ऐसे में जब त्वरित न्याय नहीं मिलेगा, 8-8 साल 10-10 साल इंतजार करना पड़ेगा, और इतना हाईलाइटेड मामला होने के बाद तो छोटी मोटी आजमगढ़ और भदोही घटनाओं को तो लोग तो 2 दिन बाद भूल जाते हैं। बिल्कुल, कैसे इंसाफ मिलेगा? जी देखिए, जुर्म करने से केवल एक चीज रोकती है कि सख्त सजा मिलेगी। हमारे देश में सख्त सजा अगर होने लगे इस तरह के मामलों में, तो कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा। हमारी जो पक्ष और विपक्ष है वो इस तरफ तो सोच ही नहीं रहे। उनको तो चाहिए कि इस पे सख्त से सख्त निर्णय लिया जाए और संसद का विशेष सत्र बुलाकर कोई भी एक अच्छा सा एक कानून बनाए, जिससे जो है एक मैसेज जाए कि अगर आप गलत काम करोगे किसी भी लड़की, किसी भी महिला के साथ में, तो बेशक आप फांसी पर चढ़ाए जाओगे और आपकी सांसें बहुत जल्द ही खत्म हो जाएंगी। देखिए संदीप जी, 2012 से लेकर आज तक हम लोग लगातार सिर्फ ऐसी घटनाओं को लेकर चर्चा करते हैं। जब ऐसी कोई घटना आती है, 1 महीना 2 महीना पूरे देश में उबाल होता है, लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, हंगामा करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं। हाथरस की घटना ने एक बार फिर से निर्भया की याद दिलाई। तो अब सवाल ये उठता है, जैसा ऋषि जी बोले, तो उस वक्त भी हुआ था भाई जुवेनाइल कोड लेकर एक कोई जो भी उसमें संशोधन किया जाए, या फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात किया जाए, तमाम से निर्भया फंड की बात की गई। आखिर वो सब गया कहाँ? अगर हम हाथरस की बात करें तो इंसाफ कैसे मिलेगा? और भाई एक वकील खड़े हो जाते हैं नहीं, फांसी नहीं होनी चाहिए, तो फिर कैसे इंसाफ मिलेगा भाई? जब तक अगर मन में खौफ नहीं होगा, ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जिस तरीके से वामपंथी और कांग्रेसी लोग और निर्भया के आरोपियों को बचाने के लिए रात सीधे सीधे कांग्रेस में पहुंच जाते हैं हर बात पे। नहीं थे उनके लोग, इसलिए हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेसियों को गलत लगता है, कोर्ट में हमसे मानहानि का मुकदमा लड़ ले। देखिए, मैं अगर किसी बात को कहता हूं तो सबूत के साथ कहता हूं और गारंटी के साथ कहता हूं। अगर कपिल सिब्बल ने कहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो कांग्रेसी कहा जाएंगे, वो क्यों ना कहा जाए कांग्रेसी। दूसरा, जब बलात्कारियों को बचाने के लिए पूरी लॉबी खड़ी हो जाए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? इस देश के बलात्कारियों को तो लगता है कि हमारा भी केस लड़ने के लिए कुछ लोग खड़े हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने एक त्वरित एक्शन लिया कि फांसी का प्रावधान इस तरह के केसेस में लेके आए, और मैं मानता हूं कि राज्यों की तरफ से जो कोर्ट्स हैं उनमें सुधार की जरूरत है, और इसमें फास्ट ट्रैक बना के जब तक 15 या 20 दिन में बलात्कार के आरोपियों को फांसी पर नहीं लगाया जाएगा, तब तक कहीं ना कहीं बलात्कारियों के लिए एक सबक हम नहीं दे पाएंगे। और सरकार का कहीं ना कहीं इसी पे प्राथमिकता है कि फास्ट ट्रैक बना के बलात्कार के कहीं भी आरोपी हो, उन्हें जितनी जल्दी से जल्दी फांसी पर लटकाया जाएगा, उसी से समाज में मैसेज जाएगा, उसी से डर और भय इन बलात्कारियों के अंदर होगा। वरना जब तक बलात्कारियों को बचाने वाले लोग रात को 12 बजे और 2 बजे कोर्ट खुलवाते रहेंगे, तब तक आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मतलब जैसे एक तरफ तो रात को कोर्ट खुलवाते हैं, दूसरी तरफ हाथरस में 5000 लोग लेके पहुंच जाते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को जैसे बचाया गया, कुलदीप सिंह सेंगर को जैसे आपने बचाया, आपकी पार्टी ने बचाया, घटना हुई थी, आपकी पार्टी ने कुलदीप सेंगर को बचाया, वैसे ही सबको बचा रहे हैं। अंजनी जी, कुलदीप सिंह सेंगर ने जब घटना को अंजाम दिया था, समाजवादी पार्टी के विधायक थे और अखिलेश यादव ने बचाया था। भारतीय जनता पार्टी ने तो उनका केस खोलकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाया। जब उन्होंने घटना को अंजाम दिया था, समाजवादी पार्टी के विधायक थे। क्यों अखिलेश यादव ने उन्हें संरक्षण देकर बचाने की कोशिश की? क्यों केंद्र में कांग्रेस थी, उनके ऊपर उन्होंने जब एक्शन नहीं लिया? इसमें अखिलेश यादव ने कुलदीप सेंगर को बचाया था। भाजपा के शासन में तो आरोपी किसी भी पार्टी से आया हो। नहीं सर, देखिए अब आप यहाँ गुमराह मत करिए। उन्नाव का जो पकड़ था, जो उनके पिताजी मरे, वो आपकी सरकार थी उस वक्त। ठीक है, केके जी सवाल, घटना किसके शासनकाल में हुई थी बताइए आप? जब उनके पिताजी को मारा गया या उनका एक्सीडेंट करवाया गया, आपकी सरकार थी। देखिए, घटना तो बचाने की कोशिश आपने भी की। देखिए सर, मेरा सवाल सारे पार्टियों, सारे सरकारों से है कि भाई, एक तरफ जैसे आपने कहा
बचाया जा रहा है, तो आपने बचाया। आपके पास भी 2-3 ऐसे नाम हैं, कुलदीप सिंह लेकिन जेल में किन शर्तों पे जेल में? देखिए, पीड़िता का पूरा परिवार खत्म हो गया, फिर आप उनको जेल भेजते हैं। देखिए पीड़िता का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। मैं आपको फिर एक चीज बताऊंगा, किन शर्तों पे ये कोर्ट डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड नहीं करती। सरकार का काम जेल में वही तो बात हो रही है। इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़ी जाती है केके जी? इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़ी जाती है? उन्होंने तो गायत्री प्रजापति तक को बचाया था, यहां तक कि उनके आवास में गायत्री प्रजापति छिपे रहे थे उस समय। केके जी, अब देखिए, जब ये ऐसे ही इंसाफ की लड़ाई 8 साल 10 साल तक चलेगी तो कैसे पीड़ितों का इंसाफ मिलेगा? और अब सीबीआई ने जो अपने हाथ पे पूरी जांच ली है, तो आपको क्या लगता है सीबीआई के सामने क्या चैलेंजेस होगा? क्योंकि देखिए, कई हमने ऐसे केस देखे, जब सीबीआई को सौंपा जाता है तब तक वो केस काफी बिगड़ जाते हैं। ऐसे में हाथरस मामले में आपको क्या उम्मीद? हालांकि आप लोग तो सीबीआई पे भरोसा ही नहीं करते, लेकिन फिर भी हम ये कर रहे हैं कि सीबीआई को क्या चैलेंजेस आपको नजर आते हैं? केके जी, हाथरस के मामले में 14 दिन बाद FIR का दर्ज करना, अलीगढ़ में इलाज कराना, अलीगढ़ से भेजना, अपने आप के केस के निराकरण। मैं सिर्फ 2 दिन सवाल कर रहा हूँ जी। हाई कोर्ट इसके हलफनामे के साथ बाद में घटना प्राप्ति है, सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार बहुत पहले बलात्कार और अपराध के मामले में फटकार लगाती है। 2-3 सवालों के बाद हम पूछते हैं कि हाथरस में डीएम के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या डीएम के मुख्यमंत्री के कुछ गलती लिखते हैं? बलरामपुर में मैं 2-3 चीजें पूछूंगा। ग्रेटर नोएडा में 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, क्या मुख्यमंत्री गए? अलीगढ़ में बच्ची के साथ रेप होता है, क्या मुख्यमंत्री गए? शिक्षा के दुष्कर्म होता है, हत्या होती है, क्या मुख्यमंत्री गए? सिद्धार्थनगर के युवा में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, क्या मुख्यमंत्री गए? पीलीभीत में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म होता है, के सर, माफी के साथ आपको रोकेंगे, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही सर, बड़ी माफी के साथ आपको रोकेंगे, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही, दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या बोल पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी आवाज हम तक नहीं मिल पा रही, तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। और संदीप जी को भी दूसरे चैनल पर जाना है, इसलिए इनको भी जल्दी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सर, जाते जाते एक ये भरोसा देके जाइए कि भाई, चूंकि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा देते हो, और ऐसे में हम सिर्फ यूपी की बात करें, हर दिन 2 खबर आ रही है रेप की, ऐसे में कैसे बेटियां पढ़ें? यहां तक तो आज जो खबर मैं पढ़ रहा, मैं खुद हिल गया। 5 साल की बच्ची के साथ, 7 साल की बच्ची के साथ रेप घटनाएं हो रही हैं, और हाथरस में किस तरीके से ये पूरी घटना हुई, और अब एक बड़ा तबका लगा हुआ है ये कहने में कि भाई गैंगरेप तो हुआ ही नहीं था। तो अब भाई, जब पीड़ित की तरफ से कहा जा रहा है भाई गैंगरेप हुआ है, अब एक बड़ा तबका लगा हुआ भाई गैंगरेप हुआ ही नहीं था, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, इंसाफ को लेकर मैं आपको एक चीज बता दूं, जब पीड़ित पक्ष भी बार बार बयान बदले, जैसे डीएम की बाइट वायरल हुई थी जिसमें वो पीड़ित पक्ष के पिता को कह रहे थे कि आप बार बार बयान मत बदलिए, मीडिया तो चली जाएगी, हम ही आपके साथ। तो धमका रहे थे एक तरीके से। तो एक तरह से तो वो धमका रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इस बयान पे अड़े रहिए, उन्होंने ये कहा कि बार बार बयान मत बदलिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं पीड़ित जो पक्ष है वो भी बयान बदल रहा है। और यहाँ नार्को टैक्स दोनों इसका मतलब बीजेपी डीएम के समर्थन में इसलिए उनको हटा नहीं रही है। नहीं, देखिए, उसमें जो आरोपी थे उनको पार्टी सरकार ने हटाया भी है, उनके ऊपर एक्शन लिया भी गया है। जिस तरीके से डीएम ने धमकाया, कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, आप कैसे कह सकते हैं डीएम ने धमकाया? उसने कौन सा शब्द गलत कहा? उसने यही तो कहा कि आप बार बार बयान मत बदलिए। इसमें धमकाना कहां से हो गया? चली जाएगी मीडिया, तो चली जाएगी, हम ही रहेंगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या? नहीं तो उसका क्या मतलब है, आप बताइए। बस यही कहा है भाई, अगर मान लो कांग्रेस का नेता, आप कांग्रेस के नेता, आप बीजेपी के नेता हैं, मैं कहीं फंसा हूं। दिलवाइए, नहीं 50 लाख दिलवाएंगे, वो बहकाना और धमकाना नहीं है। एक फर्जी भाभी जी आके एक फर्जी बयान देके चली जाती है, आप जांच करवाइए, बहकाना नहीं है। सरकार आपकी, आप जांच क्यों नहीं करवाते? भी कर रहे हैं, आप जांच करवाइए, उन भाभी जी को पकड़िए, भेजिए जेल में उनको। हम तो ट्यूब भी भेज देंगे भाई, 100 करोड़ रुपए का फंडिंग, एक चीज कबूल करवा लेंगे। 100 करोड़ की फंडिंग नहीं है, 100 करोड़ की फंडिंग की बात आप करते हैं। नहीं संदीप जी, 100 करोड़ की फंडिंग की आप बात करते हैं, ठीक है संदीप जी, 100 करोड़ फंडिंग की बात करते हैं, भाभी जी की बात करते हैं, कहां है आपकी एजेंसियां? कैसे आपको नहीं पता चल पाया कि भाई इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है? ठीक है संदीप, चूंकि अगर एजेंसियां काम नहीं कर पाती तो दिल्ली की तरह हाथरस भी जल गया होता। और मैं मानता हूं, पुलिस की इसमें तारीफ करता हूं कि पुलिस ने उत्तर प्रदेश को नहीं जलने दिया। इन देशद्रोहियों के जो मंसूबे थे वो बेनकाब कर दिए और सबके सामने इनकी हकीकत ला दी। ठीक है संदीप जी, केके जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी को जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के। ऋषि जी, आपने दोनों पार्टियों को सुन लिया, लेकिन बड़ा सवाल ही है, हम लोग आज डिबेट करने इसलिए बैठे थे कि सीबीआई की जांच
शुरू हो चुकी है। और हमने देखा जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो लोगों की डिमांड होती है भाई सीबीआई जांच करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए। लेकिन ये पहला मामला है जब खुद ही मुख्यमंत्री ने कहा मैंने सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई जांच पे ही सारी पार्टियों ने सवाल उठा दिए और लास्ट में तो पीड़िता की तरफ से भी कहा जाने लगा, उनके परिवार के हमको सीबीआई जांच नहीं चाहिए। तो पहला यह केस है कि जब नार्को टेस्ट के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। पहला केस ऐसा है कि जब सीबीआई जांच की अनुशंसा खुद मुख्यमंत्री करते हैं तो सीबीआई जांच में भरोसा नहीं हो रहा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए अंजलि, बहुत साफ सी वजह यह है कि सरकार जो है इसमें पूरी तरह से घिरी हुई है यूपी की। वो समझ नहीं पा रही थी कि हम इस पूरे मामले में आम आदमी को कैसे शांत करें, क्योंकि उपचुनाव उनके सिर पर मौजूद थे। बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, कभी वहां पे नामांकन लगभग शुरू ही हो चुका है। तो ऐसे में बीजेपी ये चाहती थी कि यूपी से एक मैसेज जाए कि हम सीबीआई जांच की मांग का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से ही सीबीआई जांच की बात कर दी है। हम कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करे और मामला साफ हो जाए, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज देना चाह रही है कि हमारी सरकार बहुत ही पाक साफ तरीके से काम कर रही है। हम किसी भी तरह की जात, संप्रदाय या वर्ग की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से स्थानीय प्रशासन ने काम किया, जिस तरह से स्थानीय प्रशासन का फेल्योर हुआ है वहां पर, कि दंगे भड़कने की बात वो खुद ही कह रहे हैं, नक्सली कनेक्शन की बात, और उसके बाद भी ये बातें तब आ रही हैं जब ये सारी चीजें हो चुकी होती हैं। तो ऐसे में ये सिर्फ केवल अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए यूपी सरकार ने किया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यूपी पुलिस ने ज्यादा किरकिर करवा दी? 2:30 बजे रात में अंतिम संस्कार करवाना भाई हिंदू रूट की बात से तो ये गलत है। हालांकि बनारस, काशी और मणिकर्णिका घाट, कुछ एकाक घाट को छोड़ दिया जाए तो नहीं होता है। तो यहां पर ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन लोगों 2:30 बजे रात को, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे इनपुट्स थे कि भाई यहां पर दंगा फैल सकता है, तो आपको उचित व्यवस्था वहां करनी चाहिए थी कि आप रातों रात आप 100 जलवा देंगे? देखिए, ये बात तो वो अधिकारी ही बेहतर बता सकते हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि हम यहां से बैठ के सिर्फ कयास लगा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर उनको इस तरह का शक था या उनको इनपुट्स मिले हुए थे कि इस तरह से दंगे भड़क सकते हैं, कोई भी बात हो सकती है, तो उनको जो है वहां पर व्यवस्था करनी चाहिए थी। ना कि उनको ये इस तरह से जो है करके जो है अपनी छवि को ही खराब कर लेना चाहिए था। आज हर तरफ आप पूरे हिंदुस्तान में उठाकर देख लीजिए, हर तरफ यूपी की पुलिस की बेइज्जती हो रही है, थू लोग कर रहे हैं। कैसे विश्वास करेगा कोई यूपी पुलिस पे, आप बताइए। और सरकार की किरकिरी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप मतलब आपका साफ साफ कहना है कि सरकार अपनी किरकिरी से बचने के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। देखिए, सिर्फ भाजपा की यूपी सरकार अपनी किरकिरी से बचने के लिए नहीं कर रही है सीबीआई की जांच की मांग। उसने केवल इसलिए किया कि उपचुनाव है, बिहार में चुनाव है, और राजनीतिक तौर पर एक बड़ा नुकसान हो सकता है उनको। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि एनडीए से अब सीबीआई के साथ जो चुनौती वाला, यहाँ पर दो बातें। एक तो पहले हुआ कि भाई रेप हुआ है, अब एक पक्ष आगे जो कह रहा है कि भाई रेप तो हुआ ही नहीं। तो सीबीआई के सामने कई चैलेंजेस आ रहे हैं भाई, वो रेप हुआ है नहीं, उस एंगल जांच करना, एक होना है कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, या रेप हुआ ही है। तो 72 घंटे के अंदर मेडिकल, जो बताते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, के 72 घंटे के अंदर अगर आप उसका मेडिकल जांच करवा लेते तो क्लियर हो जाता कि भाई रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या सारे कुछ साक्ष्य मिल जाते। तो आपको लगता है कि अब सीबीआई के पास साक्ष्य जुटाने के लिए चुनौतियां बहुत हैं? देखिए, सीबीआई के पास साक्ष्य जुटाने की जो चुनौतियां हैं वो तो है ही है, उसके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत उसके साथ ये भी है कि वो जांच को किस दिशा में लेकर जाए। एक तरफ भाभी आती हैं जिनका नक्सली कनेक्शन है, एक तरफ बात ये पता चलती है कि 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई है। उसके बाद ये पता चलता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गैंगरेप हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है, कुछ का कहना ये है कि ये ऑनर किलिंग भी हो सकती है। तो ऐसे में सीबीआई को ये पहले तय करना है कि उसकी जो शुरुआती जांच होगी वो किस दिशा पर होगी, किस किस दिशाओं में वो जांच करेगी। और जहां तक रही बात सबूत की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब सीबीआई के हाथ कोई भी बड़ा सबूत आने वाला है। चलिए ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए। तो इस पूरे मामले में अब सीबीआई के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती ये कि भाई कि गैंगरेप हुआ है ये, और दूसरी कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई गैंगरेप तो हुआ नहीं है। तीसरी बात सामने आ गई भाई इसमें ऑनर किलिंग की बात सामने आ रही है। चौथी बात यह है कि इसमें नक्सल कनेक्शन, जिस तरीके से एक भाभी जी आके पीड़िता के परिवार की तरफ से लगातार बयान दे रही थी, वो कनेक्शन आया। एक और जो बड़ी बात आई कि भाई इसमें जाति उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। तो इन सारे एंगल्स को सीबीआई खंगालेगी, लेकिन इन सब के बीच सवाल वही है कि क्या पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा, और हाथरस में उस दिन क्या हुआ, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा या नहीं, ये तो सीबीआई की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और इसी के साथ राजपथ में आज बस इतना ही। नमस्कार।